नमस्कार। करंटनॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। उम्मीद करती हूं सब लोग घर में हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर लगातार अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए और घर में रहिए। आज की जो हमारी मुख्य न्यूज रहेंगी उनमें एफडीआई नीति संशोधन जो है वो रहेगी। एफडीआई इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एफडीआई में से क्वेश्चन जो हैं वो हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इस एफडीआई को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है और अभी जो इसमें संशोधन किया गया है वो किसके संबंध में है। उसके बाद हम देखेंगे टॉर्पीडोज एंड हार्मफुल मिसाइल्स को यूएस और इंडिया के मध्य 155 मिलियन यूएस डॉलर का समझौता हुआ है टॉर्पीडोज को और हार्मफुल मिसाइल्स को लेकर। तो ये क्या है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम सर के द्वारा पूछा गया जो क्वेश्चन था, जो कि सर ने मैथ में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इनर लाइन परमिट सिस्टम को लेकर, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे कि ये है क्या। उसके बाद एज यूजुअल एक क्वेश्चन जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है आपका केरल। हाँ जी, ये थोड़ा सा स्ट्रेट क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। चूंकि कोविड-19 अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, कहीं से भी इस मुद्दे में से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है वो हम कोविड-19 का यहाँ पर डिस्कस करें। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं और हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन का जवाब जो है आप हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के नीचे यूट्यूब सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले न्यूज़ के ऊपर। पहली न्यूज़ है वो एफडीआई नीति में संशोधन को लेकर है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया है। तो हम देखेंगे कि वो संशोधन है क्या। उससे पहले ये जो एफडीआई वाला आपका टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बल्कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। हाँ जी, हमें पता है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो लॉकडाउन का सामना कर रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 1920 की जो आर्थिक महामंदी है वो 1929 में आर्थिक महामंदी से भी ज़्यादा भयंकर रूप धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में चाइना के द्वारा या चाइना की कुछ कंपनीज के द्वारा अवसरवादी अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जब विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके शेयर मार्केट क्रैश हो चुके हैं या शेयर बहुत ज़्यादा जो डाउन हो गए हैं, नीचे आ गए हैं, वही जो है जो मार्केट है वो पूरी तरीके से जो है वो बहुत नीचे आ गया है, अर्थव्यवस्थाएं धाराशाही हो रही हैं। ऐसी स्थिति में चाइना की कुछ कंपनीज या चाइना जो है वो उन कंपनीज में अपने शेयर खरीद रहा है और अपनी हिस्सेदारी लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ा रहा है। ऐसी ही एक जो बात है, ऐसी ही एक जो सूचना है या ऐसा ही एक जो कार्य है वो भारत के साथ भी हुआ। भारत की जो HDFC बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक, उसके जो शेयर हैं बहुत ज़्यादा नीचे आ गए और जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जो कि चाइना का सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा जो है ये शेयर जो है खरीद लिए गए और आज की स्थिति में लगभग 1% से भी अधिक हिस्सेदारी जो है HDFC बैंक में चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की हो गई है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि HDFC बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की क्षमता पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास आ गई है और इसको अवसरवादी अधिग्रहण का नाम दिया जा रहा है। तो भारत सरकार ने इसी जो है मुद्दे को ध्यान में रखकर जो है अपनी नीति में जो है एफडीआई की यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में जो है वो संशोधन किया है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एफडीआई होता क्या है। एफडीआई
किसी एक देश के द्वारा या एक देश की कंपनी या व्यक्ति के द्वारा अन्य देश में निवेश करना ही एफडीआई कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा और पीछे से समझते हैं। देखिए 1991 के बाद जब भारत में एलपीजी आया और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था बन गई, ऐसी स्थिति में एफडीआई को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाने लगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही जाती है, क्योंकि विदेशी निवेश जब आता है तो वो अपने साथ न केवल रोजगार लेके आता है बल्कि प्रतिस्पर्धा भी लाता है, जिसको हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ धन भी लेके आता है। इसके साथ साथ जो है वो मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन का क्या तरीका हो सकता है, नए नए और क्या तरीके हो सकते हैं वो भी लाता है। इसके साथ साथ नई नई तकनीक भी लेके आता है। तो जो प्रत्येक देश होता है वो एक कोशिश करता है कि कैसे भी जो है विदेशी निवेश को बढ़ाया जाए। तो विदेशी निवेश मुख्यतः भारत में दो तरीके से आता है, एक तो एफबीआई के थ्रू, एक एफडीआई के थ्रू। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर मार्केट में जो निवेश किया जाता है वो एफपीआई कहलाता है। इसको कहते हैं उड़ते उड़ते आना, उड़ते उड़ते जाना। ये अल्पकालीन होता है और बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता। और इसके साथ साथ जो कंपनी अधिनियम है कंपनी जो अधिनियम है उसके तहत जो है इनका पंजीकरण भी नहीं होता, कोई कार्यालय भी नहीं होता। तो इस एफपीआई को जो है वो सरकार कम प्रोत्साहित करती है, क्योंकि ये जो है वो कम विश्वसनीय होता है। लेकिन वहीं हम दूसरी ओर एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जो सारे जो देश है वो एफडीआई को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए उतावले रहते हैं। एफडीआई काफ़ी विश्वसनीय होता है और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश जो है वो एफडीआई के थ्रू ही किया जाता है। और एफडीआई जो है वो कंपनी अधिनियम के द्वारा इसका पंजीकरण होना, कार्यालय होना भी जरूरी होता है। इसके लिए कहते हैं कि उड़ते उड़ते आना और जमीन पर ठहरना, यानी एफडीआई के थ्रू जब हमें विदेशी निवेश प्राप्त होता है तो वो कहते हैं कि स्टेबल होता है, स्थिर होता है और एक देश की प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करता है। अब देखिए भारत में जो एफडीआई आता है वो दो रूट से आता है, एक तो होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि कोई भी जो देश है वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हमारी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई के से बात करता है कि हम इतना इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो नॉर्म्स जो भी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर फॉलो करता है और इन्वेस्टमेंट कर देता है। ये तो होता है ऑटोमेटिक रूट, यानी इसमें जो होता है मेनली आरबीआई का रोल होता है। दूसरी ओर होता है गवर्नमेंट रूट, यानी जब किसी देश के द्वारा 5,000 करोड़ से अधिक का निवेश भारत की किसी कंपनी में किया जाता है तो उसे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से परमिशन लेनी होती है। तो मेरी बात यहाँ पर समझ में आई। मैंने कहा कि एफडीआई भारत में दो तरीके से आता है, तो ऑटोमेटिक रूट जिसमें आरबीआई की परमिशन लेते हैं और कोई भी जो नॉर्म्स और जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हैं और उनके थ्रू जो है हमारे देश की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट रूट से मतलब हमारा ये है कि यदि कोई भी जो देश है वो हमारे देश की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसका इन्वेस्टमेंट यदि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है तो किसके पास जाएगा, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास जाएगा, उससे परमिशन लेगा, उसके बाद जो है वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और, एक तो ये 5,000 वाली चीज़ है, एक दूसरी ये कि इसमें ये भी है कि यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी दो देश जो इसमें शामिल किए गए हैं यदि वहाँ से आते हैं तो उनको भी गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा भारत की किसी कंपनी में। यानी यदि अमेरिका से कोई आता है और 5,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट जो है वो भारतीय कंपनी में करना चाहता है तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कर देगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति उन्हें अमेरिका से आ रहा है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से अधिक का है तो उसे गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ यदि कोई भी देश यदि
पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई भी कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, चाहे वो 5,000 करोड़ से कम का ही है, लेकिन वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू नहीं आ सकती, उसे गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा और गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी हमने देखा कि इस तरीके से जो है एफडीआई हमारे देश में, विदेशी निवेश जो है हमारे देश में आता है। अब इसमें संशोधन क्या हुआ है? इसमें संशोधन ये हुआ है कि पहले जो केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए था, वो अब इंडिया के जो लैंड बॉर्डर्स कंट्रीज हैं उन पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पर हमें याद रखना है, हम बात कर रहे हैं लैंड बॉर्डर्स कंपनी की, ना कि सी बॉर्डर कंपनीज की, क्योंकि सी बॉर्डर जो कंट्रीज हैं उनमें मालदीव और श्रीलंका भी शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर मालदीव और श्रीलंका शामिल नहीं है। यहाँ पर केवल लैंड बॉर्डर्स कंपनी ही कंट्रीज ही शामिल है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान। इन 7 देशों की सीमाएं जो है भारत से लगती हैं, है ना, सतही सीमाएं जो है भारत से लगती हैं। अब इन देशों के द्वारा भारत में जब एफडीआई आएगी, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय कंपनी में किया जाएगा, तो वो चाहे 5,000 से कम का हो, चाहे 5,000 से अधिक का हो, उन्हें गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा। क्लियर है बात? यानी पहले चाइना की, भूटान की, नेपाल की जो कंपनी आती थी वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ जाती थी, क्योंकि वो 5,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट कर रही है। लेकिन अब उन्हें किसके थ्रू आना पड़ेगा? अब उन्हें चाहे वो कितने का भी इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें किसके थ्रू आना पड़ेगा? गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही, और गवर्नमेंट ही उन्हें परमिशन देगी कि यस आप जो है अपना एक मतलब बताइए, और उसके बाद गवर्नमेंट परमिशन के बाद ही ये जो है वो भारत में निवेश कर पाएंगी। ठीक है, तो इससे अब हमें यहाँ पर बात क्लियर हुई कि इसका मतलब ये हुआ कि एफडीआई नीति 2017 का जो पैराग्राफ 3.1.1 है, इसमें संशोधन कर दिया गया है, और अब जो नीति आई है वो 3.1.1 में पैराग्राफ ए जोड़ा गया है, 3.1.1 में बी जो है वो जोड़ा गया है। ये 2 पैराग्राफ जो है इसकी जगह अब आए हैं, जो कि ये कहते हैं कि भारत के जितने भी लैंड बॉर्डर्स कंट्रीज हैं उनमें किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, या ऐसी किसी कंपनी के द्वारा जिनका हेडक्वार्टर इन देशों में है, यानी वो देश, वो कंपनी चाहे ईरान की हो, चाहे किसी और कंट्री की हो, यानी इन 7 के अलावा यदि मान लो अमेरिका की हो, ईरान की हो, है ना, कहीं की भी वो कंपनी हो, लेकिन यदि उनका हेडक्वार्टर जो है इन 7 कंपनियों, इन 7 देशों के अंदर है, तो उन देशों के द्वारा भी जो एफडीआई आएगी वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आएगी। यानी यहाँ पर हमें जो है वो क्लियर हुआ कि एफडीआई नीति में जो संशोधन किया गया है, अभी वो संशोधन ये है कि पहले केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान इसमें शामिल थे, लेकिन अब भारत की सतही सीमा लगाने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं, जो कि कुल 7 हैं, उनके द्वारा भारत में किया जाने वाला जो एफडीआई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो सरकारी मार्ग के थ्रू ही आएगा। यानी उसे जो है वो सरकार से परमिशन लेनी आवश्यक होगी, तभी वो जो है भारत की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो टारपीडोज एंड हार्पून मिसाइल्स को लेकर है। ये न्यूज़ साइंस एंड टेक की है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो इसी प्रकार से होती है। वो क्वेश्चन जो होते हैं वो मिसाइल्स में से, टारपीडोज में से पूछ लिए जाते हैं। तो ये साइंस एंड टेक का एक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो एक सेक्शन है। हमें पता है कि इंडियन नेवी बहुत समय से अमेरिका से टारपीडोज के, हार्पून मिसाइल्स की डिमांड कर रही थी, और अमेरिका की कांग्रेस ने या अमेरिका की संसद ने फाइनली जो है वो अप्रूव कर दिया कि वो भारत को जो है वो टारपीडोज एंड हार्पून मिसाइल जो है वो प्रोवाइड कराएगी। इसके पीछे के इतिहास को थोड़ा हम देखें तो हम देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो पूरा विश्व है वो इस महामारी की गिरफ्त में है, और चूंकि अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कोविड-19 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है, जो कि मलेरिया की दवाई है, लेकिन कोविड-19 में भी
बहुत ज़्यादा यूजफुल है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो उसकी डिमांड जो है अमेरिका ने इंडिया से की थी और इंडिया ने तुरंत गति से अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन जो है प्रोवाइड कराई, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि वे भारत की इस मदद को कभी नहीं भूलेगा। और उसी के तहत जो है ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो है वो भारत को एक तोहफा दिया है या भारत को जो है वो अप्रूव कर दिया है कि वो भारत को जो है भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन हार्पून मिसाइल्स और टारपीडोज को लेकर भारत और अमेरिका के मध्य जो एक समझौता हुआ है वो टोटल 155 मिलियन यूएस डॉलर का है। इसके साथ साथ जो पेंटागॉन्स डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी है, जो कि यूएस की एक डिफेंस एजेंसी है, उसने कहा है कि ये भारत को जो है वो क्षेत्रीय खतरों से लड़ने में मदद करेंगी। इसके साथ साथ ये धरती की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी अत्यावश्यक है। हमें पता है कि भारत जो है वो तीनों तरफ से जो है वो समुद्री सीमाएं बनाता है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए समुद्र की जो है सुरक्षा करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंडो पैसिफिक और साउथ एशियन रीजन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी आगे लेके जाना, क्योंकि काफ़ी सारा जो व्यापार है भारत का समुद्री सीमाओं से ही होता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो मिसाइल और टारपीडोज भारत को मिलना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि भारत की नेवी के द्वारा जो मांग की जा रही थी इतने समय से, वो फाइनली जो है वो पूरी होने को है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। मान लो आपको दे दिया कि टॉर्पीडोज एंड हार्पून मिसाइल्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला आपको दे दिया कि ये समझौता जो है वो अमेरिका और चाइना के मध्य हुआ है या अमेरिका और रूस के मध्य हुआ है। दूसरा आपको दे दिया कि ये जो समझौता है टोटल 155 मिलियन यूएस डॉलर का था। तीसरा आपको दे दिया कि यह जो समझौता है वो भारत में इंडो पैसिफिक और साउथ एशियन रीजन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पीस को बढ़ावा देगा। और ऑप्शन डी दे दिया कि ये जो समझौता है वह भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है। तो आपको पता है कि उपरोक्त में से कथन ए गलत हुआ और दूसरा तीसरा चौथा क्या है, सही है, क्योंकि ये समझौता अमेरिका और रूस के इंडिया और रूस के मध्य नहीं बल्कि इंडिया और अमेरिका के मध्य हुआ है। तो यहाँ पर हम देख पाए कि इस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावना जो है इस टॉपिक में से रहती है। और क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो इन टारपीडोज को और मिसाइल्स को लेकर भी आ सकते हैं कि इनसे पूछ लिया जाए कि ये होते क्या है। तो देखिए, जब हम लाइट वेट टारपीडो की बात करते हैं तो भारत ने अमेरिका से MK-54 ऑल अप राउंड जो टारपीडोज हैं वो तो 16 खरीदे हैं और 3 MK एक्सरसाइज जो टारपीडोज हैं MK एक्सरसाइज जो टारपीडोज हैं वो 3 खरीदे हैं, यानी टोटल 19 जो टारपीडोज हैं वो भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो टारपीडो को लेकर जो समझौता हुआ वो 63 मिलियन यूएस डॉलर का है और इसका जो निर्माण करेगी वो रेथियोल जो कंपनी है वो करने वाली है। और ये जो टारपीडो हैं वो लगाए जाएंगे P-84 एयरक्राफ्ट पर। यानी हमने देखा कि कहाँ पर भारत क्या कह रहा है कि भारत ये कह रहा है कि हम ये जो टारपीडो खरीदेंगे वो अपने P-84 एयरक्राफ्ट पर एकीकृत करेंगे। इससे ये किस लिए ज़रूरी है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बी है उनको नष्ट करने में ये सक्षम है। यानी पानी के भीतर पनडुब्बी कहाँ चलती है, पानी के भीतर चलती है। तो परमाणु ऊर्जा कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बी होती है उनकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो ये जो इस प्रकार की जो पनडुब्बियाँ होती हैं उन मान लो किसी भी ऐसी परमाणु ऊर्जा से जो चलने वाली पनडुब्बी यदि भारत की सुरक्षा में कहीं भी जो है वो घात लगाती है तो उस स्थिति में भारत के पास ऐसे टारपीडो हैं जो कि क्या कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो पनडुब्बी है उनको नष्ट करने में जो है ये जो टारपीडोज हैं ये सक्षम है। यानी समुद्र में जो है ये निगरानी और बढ़ जाएगी। इसको सबमरीन किलर भी कहा जाता है और ये एंटी सबमरीन वारफेयर हैं।
इनकी जो रेंज है वो टोटल 10 किलोमीटर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो इस टारपीडो से लेकर आपको बन सकते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है AGM-84L हार्पून ब्लॉक सेकंड मिसाइल्स, ब्लॉक 2 मिसाइल्स। भारत जो है ऐसी 10 जो मिसाइलें हैं वो खरीदने वाला है। कहाँ से? अमेरिका से। और ये टोटल 92 मिलियन US डॉलर का समझौता है। टोटल इसके लिए भारत को जो पैसे देने पड़ेंगे वो 92 मिलियन US डॉलर देने पड़ेंगे। और इन मिसाइल का जो निर्माण करेगी वो बोइंग कंपनी करेगी। बोइंग कंपनी का नाम हमने काफ़ी सुना होगा। और ये जो है वो रक्षा क्षेत्र में और मतलब हवाई जहाज बनाने के क्षेत्र में बहुत ही जानी मानी कंपनी है। और इसको जो एकीकृत किया जाएगा, इस मिसाइल को जो लगाया जाएगा वो P-81 एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो हार्पून जो मिसाइल जो भारत को प्राप्त हो रही है, भारत के पास ऑलरेडी हार्पून मिसाइल जो है वो है, लेकिन नेवी में नहीं है, एयरफोर्स में, यानी जो जो डिफेंस सिस्टम है उसके पास हार्पून मिसाइल है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेवी को भी जो है वो हार्पून मिसाइल्स अब की बार उपलब्ध कराई जा रही है। और ये जो नेवी जो है इनको P-8I एयरक्राफ्ट पर लगाएगी। ये भी जो एयरक्राफ्ट हैं ये भी भारत ने पहले अमेरिका से ही खरीदे हुए हैं। तो इन एयरक्राफ्ट पर इन मिसाइल्स को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान, सुविधाजनक रहेगा। और इसका काम क्या होगा? ये मिसाइल्स की खूबी क्या है? ये मिसाइल जो है वो जहाज़ों को, एयरक्राफ्ट को, कोस्टल जो डिफेंस सिस्टम है उनको, बंदरगाहों को और पोर्ट पर जो लगे इंडस्ट्रियल सिस्टम है उनको नष्ट करने में सक्षम है। यानी हमने देखा कि ये एंटी सरफेस वारफेयर है और ये आसमान से छूट जा सकती हैं। और इन सब से होगा क्या कि ये नेवी को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगी। और इनकी जो मिसाइल्स हैं, इनकी जो रेंज होगी वो लगभग 278 किलोमीटर बताई जा रही है। तो हमने देखा कि अमेरिका का और भारत का जो स्ट्रैटेजिक ये जो रिलेशनशिप है जो बहुत मजबूत होती जा रही है, उसका ही एक जो है यहाँ पर हमने एक बानगी देखी, जो कि टारपीडो और हार्पून मिसाइल जो अमेरिका के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड कराई जा रही है उसके संदर्भ में। तो यहाँ पर हमने छोटा सा ये देखा कि भारत के अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ वो क्यों ज़रूरी था और किस तरीके से हुआ। उसके बाद हमने टारपीडोज को समझा कि क्या है, इनकी रेंज क्या है, इसको कौन सी कंपनी इसका निर्माण करेगी, कहाँ पर ये लगाई जाएंगी और किसके काम आएंगी। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर AGM-84L हार्पून ब्लॉक सेकंड मिसाइल्स देखी और हमने देखा कि ये भी कितनी खरीद रहा है, कितने पैसों की होंगी, कौन सी कंपनी इनका निर्माण करेगी और किसके द्वारा जो है इनको लॉन्च किया जाएगा या किस में इनको लगाया जाएगा और इनका क्या यूज होगा। इस तरीके से हमने जो है वो इस पूरे टॉपिक को कवर किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बाहर जो है वो कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आइए अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। अब हम डेली करंट अफेयर सीरीज का जो क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में अभिषेक सर ने आपसे पूछा था उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। चूंकि सर ने ये क्वेश्चन जो है वो मैपिंग के अंदर पूछा था और बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको दिए थे और मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने इन प्रश्नों के जवाब जो है सही, काफ़ी हद तक सही प्रोवाइड कराए हैं और बहुत सारे बच्चों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। देखिए क्वेश्चन ये था कि इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंतर्गत वर्तमान में कितने जो राज्य हैं वो शामिल होते हैं। इसके साथ साथ जो एक और क्वेश्चन था वो ये था कि नया कौन सा ऐसा राज्य है जो इस सिस्टम में शामिल किया गया। इन दोनों प्रश्नों के जवाब हम यहाँ जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनर लाइन परमिट सिस्टम होता क्या है। देखिए ये व्यवस्था जो है कोई नई व्यवस्था नहीं है, ये हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों ने एक व्यवस्था चालू की थी जिससे कि उनके यानी ब्रिटिशर्स के हितों की पूर्ति हो सके, प्लस जनजातीय क्षेत्रों की जो अपनी संस्कृति है वो बनी रह सके। तो ये था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, जिसके अंतर्गत ये जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी। और आज़ादी के बाद कुछ संशोधनों के साथ इस व्यवस्था को जो है भारत सरकार ने जारी किया या जो है वो चालू रखा। ये है क्या, इस व्यवस्था में है क्या? ये एक यात्रा दस्तावेज है जो भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करता है ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए यात्रा कर सकें। यानी मैं राजस्थान की निवासी हूँ, यानी इस संरक्षित क्षेत्र से बाहर की हूँ, मैं राजस्थान की निवासी हूँ और यदि मैं अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर में
यात्रा करना चाहती हूँ व घूमने जाना चाहती हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक यात्रा दस्तावेज लेना होगा जो कि एक निर्धारित अवधि के लिए होगा। उसी यात्रा दस्तावेज की बदौलत जो है मैं वहाँ उन राज्यों में जो है वो यात्रा कर पाऊँगी। जैसे कि हम वीज़ा की बात करते हैं कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के लिए हमें एक टूरिस्ट वीज़ा या इस तरीके से या मेडिकल वीज़ा या जिस भी वीज़ा पे हम जाते हैं तो हमें लेना होता है। इसी तरीके से भारत के कुछ संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें ट्रैवलिंग के लिए जाने के लिए क्या लेना पड़ता है, एक यात्रा दस्तावेज लेना पड़ता है। और इसका मुख्य जो रीज़न है वो यही है कि ये जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया के अंतर्गत आते हैं और इनकी जनजातीय संस्कृति को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्रशासन की व्यवस्था अलग है, 6ठी अनुसूची में इनकी प्रशासन की व्यवस्था अलग की गई है। इसी प्रकार से जो नागरिक संशोधन कानून है उसके अंतर्गत भी ये जो इनर लाइन परमिट सिस्टम वाले कुछ एरिए हैं वहाँ पर और पूर्वोत्तर राज्य के जो कुछ एरिए हैं वहाँ पर जो है वो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो लागू नहीं होता है, उसमें भी उनको जो है छूट दी गई है। इस प्रकार से जो कुछ पूर्वोत्तर राज्यों को संरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। इसका मैंने बताया कि कारण ये है कि वहाँ की जो एक संस्कृति है उसको बनाए रखा जा सके, वहाँ पे शांति जो है वो रखी जा सके इस क्षेत्र में। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर यही है कि वर्तमान में जो है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ये जो 4 राज्य हैं वो इस सिस्टम के अंतर्गत जो है वो आते हैं या इनर लाइन परमिट सिस्टम में जो है वो शामिल होते हैं। और सबसे न्यूएस्ट यानी सबसे जो नया जो राज्य है जो इसमें शामिल होता है वो है मणिपुर, जो कि 11 दिसंबर 2019 को जो है इसके अंदर आया या इसमें शामिल हुआ। और हाँ, ये जो यात्रा दस्तावेज लेना है वो सभी के लिए जरूरी है जो इस संरक्षित क्षेत्रों से बाहर के हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का जवाब जो है मिल गया होगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। और पारुल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्वेश्चन हमारा ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दी NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और स्टेटमेंट सी भी सही है, उसके बारे में भी हमने स्टेटमेंट डी भी सही है, उसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट सी है जो सही नहीं है। स्टेटमेंट सी क्या कहता है? स्टेटमेंट सी ये कहता है कि NHRC में जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि NHRC के मेंबर और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगेन बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और एक कमेटी की सिफारिश पर किया जाता है, यानी प्रेसिडेंट अकेला नहीं करता, एक कमेटी की सिफारिश पर जो है इनको अपॉइंट जो है वो करता है। उस कमेटी में कौन कौन होता है? उस कमेटी में जो है वो PM होते हैं यानी अध्यक्ष, PM होते हैं यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा 5 अन्य सदस्य होते हैं, यानी इस कमेटी में कुल 6 सदस्य होते हैं और इस कमेटी की अध्यक्षता PM करते हैं। इसके अलावा जो 4 अन्य सदस्य होते हैं उनमें एक तो लोकसभा का स्पीकर होते हैं, दूसरा लोकसभा में जो विरोधी पार्टी के नेता हैं वो होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो विरोधी पार्टी के नेता हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है, उपसभापति हैं, वो शामिल होते हैं। हमने देखा कि जो ऑप्शन सी है वो क्यों गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होता है NHRC के चेयरमैन का और इसके साथ साथ NHRC के जो मेंबर्स हैं उनका, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है एक कमेटी की सिफारिश पर, जिसमें कुल 6 सदस्य होते हैं जिसके अध्यक्ष कमेटी के PM होते हैं। अन्य जो 5 सदस्य होते हैं इनमें एक तो लोकसभा का स्पीकर होते हैं, लोकसभा में अपोजिशन पार्टी के नेता होते हैं, राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी के नेता होते हैं। इसके अलावा जो गृह मंत्री हैं वो होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं और प्राइम मिनिस्टर तो इसके अध्यक्ष होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से हमारा जो करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल है उसको आगे बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
और रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें। और हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है करंट इकोनॉमिक्स, जिसमें हम रेगुलरली मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डालते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है, एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत बन सके। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।